हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी पाठशाला के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी पाठशाला को, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की डेली लेक्चर्स के लिए। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपना कल का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। दो प्रश्न थे आपके लिए। पहला प्रश्न था, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है? तो सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा परमाणु हथियार जो है रूस के पास है। दूसरा प्रश्न था, इनमें से किस देश से उत्तराखंड की सीमा लगती है? तो उत्तराखंड की जो सीमा है ये नेपाल और चीन दोनों के साथ लगती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, याद रखना। आगे देखते हैं, यहाँ पर लोकेशन देखो, यह उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और इसकी हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसैंण को। उत्तराखंड अपनी राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का साझा करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी लगती है यहाँ पर चाइना के साथ, और यहाँ पर देखो नेपाल के साथ इसकी सीमा लगती है। आगे देखते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो भारत जो है 2 सालों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसका सदस्य बना है। अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए, याद रखना। जितने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य बनते हैं उन्हें 2 सालों के लिए चुना जाता है, याद रखना। और जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसका स्थापना हुआ था 1945 में। इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। आगे देख लेते हैं डिटेल्स। तो एक बात आपको मैं पहले बता दूं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। यहाँ पर नीचे देखो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। और 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो वो है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। और 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। और इनका कार्यकाल जो है अस्थायी सदस्यों का इनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, याद रखना। तो भारत को 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य अस्थायी सदस्य चुना गया है। 193 सदस्य हैं टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। 193 सदस्यों से भारत को 184 सदस्यों ने वोट दिया है, याद रखना। और भारत का जो कार्यकाल है 2 साल का, वो 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक होगा, याद रखना। भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे भी सुरक्षा परिषद के चुनाव जीते हैं और ये अस्थायी सदस्य बने हैं। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में भारत जो है 8वीं बार परिस्थिति सुरक्षा परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है, याद रखना। और भारत किस क्षेत्र से यहाँ पर उम्मीदवार बना है, यानी किस क्षेत्र से भारत को चुना गया है? तो एशियाई प्रशांत जो क्षेत्र है उससे भारत को चुना गया है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र से भारत जो एकमात्र उम्मीदवार था इस बार 2021-22 के लिए, याद रखना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबर में रहे गलवान घाटी कहाँ पर है? तो गलवान घाटी काफी ज्यादा न्यूज में अभी। तो हमारा जो इंडियन टेरिटरी है लद्दाख, वहां पर पड़ता है गलवान घाटी। यहाँ पर देखो मैप है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। ये देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यहाँ पर। और यहाँ पे जो ये पार्ट है एक्साई चीन का पार्ट है। और यहाँ पर देखो गलवान घाटी का क्षेत्र ये है। और जो एक न्यूज में था काफी ज्यादा झील पैंगोंग झील, पैंगोंग झील जो है यहाँ पर पड़ता है और गलवान घाटी यहाँ पर पड़ता है। गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में है। 20 सैनिक शहीद कैसे हुए यहाँ पर हमारे देख लो। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी जो है उस क्षेत्र में 15 जून को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। एंड इस क्षेत्र में चीनी की सेना ने वहां यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी, जिससे दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। देखो चीन जो है ये काफी मतलब क्या बोले इस देश के बारे में, बहुत खराब देश है। मतलब अब खराब क्या बोलो, बहुत मतलब हरामी टाइप का देश है ये। जो भी देखो देश होते हैं अगल बगल में इसके, ये सब पे कब्जा करना चाह रहा है अभी। और हमेशा से इसकी नीति यही रही है कि जितने भी जो हमारे कमजोर देश हैं, पड़ोसी देश, उन पे मैं कब्जा करूँ, उनके क्षेत्र को हथियाऊं। लेकिन देखो भारत जो है पहले की तरह नहीं है। 1962 का युद्ध आपको पता होगा चीन और भारत का, उसमें भारत थोड़ा कमजोर था। लेकिन भारत की अब अलग इमेज बन चुकी है पूरे विश्व में। तो भारत के सेना ने यहाँ पर काफी अच्छे से संघर्ष किया। और इनके भी जो लगभग 40 सैनिकों को यहाँ पर घायल किया है भारतीय जो हमारे सैनिक शहीद हुए उन्होंने। तो याद रखना गलवान घाटी लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ पर जो घाटी है उसके क्षेत्र को जो चीनी के द्वारा, चीनी फौजी उनके द्वारा हथियाने की कोशिश की जा रही है। हथियार तो नहीं पाएंगे, कोशिश की जा रही है। अभी भारत जो इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे निर्णय लिया है और हमारे जो काफ़ी ज़्यादा सैनिकों को वहाँ पर तैनात किया गया है। और लेकिन हमने अपने 20 सैनिकों को खो दिया यहाँ पर, तो याद रखना। और जो भारत चीनी का जो सीमा है वहाँ पर जो आईटीबीपी है, जिसे हम बोलते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस, उसकी ड्यूटी होती है, याद रखना। और आईटीबीपी जो है यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आईटीबीपी के महानिदेशक एस देसवाल। और चाइना के बारे में क्या बताऊं आपको, आप सभी न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, कोरोना वायरस इसी ने फैलाया है। ज़्यादातर न्यूज़ में आपको ये दिखने को मिल रहा होगा। तो कोरोना वायरस का जो न्यूज़ है उसे शांत करने के लिए जो चाइना है अपनी हरकतें इस तरह से करते रहता है। कभी इस देश को परेशान करेगा, कभी छोटे छोटे जो देश हैं श्रीलंका हो गया, इस तरह के देशों को परेशान करते रहता है हमेशा ही। आगे देख लो,
यहाँ पे जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, देखो जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं और जो भी हमारे सैनिक अभी ड्यूटी में हमारे लिए जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी हमारे पुलिसकर्मी भाई बहन हैं, जो भी हमारे जो अंकल जो लगते हैं, उनके आपको हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, याद रखना। तो यहाँ पर हम 20 जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उन सभी के नाम जानेंगे। देखो बी संतोष बाबू सर हैं, दूसरे नंबर पे नुदुराम सोरेन जी हैं, मनदीप सिंह सर हैं, सतराम सिंह सर हैं, के पलानी सर हैं, सुनील कुमार सर हैं, विपुल राय सर हैं, दीपक कुमार सर हैं, राजेश औरंग सर है, कुंदन कुमार ओझा सर, गणेश राम सर, चंद्रकांत प्रधान सर, अंकुश सर, गुरविंदर सर, गुरतेज सिंह सर, चंदन कुमार सर, कुंदन कुमार सर, अमन कुमार सर, जय किशोर सिंह सर, गणेश हंसदा सर, ये सारे जो हमारे 20 सैनिक थे अब हमारे बीच नहीं है। तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवारों को लड़ने के लिए इस परिस्थिति में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दे। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात हो रही है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया था अंकटाड के द्वारा। अंकटाड का पूरा नाम आपको मैं आगे बताऊंगा। अंकटाड का पहले स्थापना देखो कब हुआ था, 1964 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, प्रमुख है अभी मुखीसा कित्यूई, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो डिटेल्स, विश्व निवेश रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, किसके द्वारा जारी किया जाता है ये रिपोर्ट? तो संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन जो इसके द्वारा जारी किया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, याद रखना। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत 2019 में 51 अरब डॉलर की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के साथ इस वर्ष भारत जो है 9वें स्थान पर है दुनिया भर में, याद रखना। अगर आपसे भारत का रैंकिंग में स्थान पूछा जाए तो 9वें स्थान पर है। और कितनी निवेश हुई है भारत में? लगभग 51 अरब डॉलर की निवेश हुई है। जो भी विदेशी कंपनियां होती हैं, आपको पता होगा विदेशी कंपनियां हमेशा आके अपनी कंपनियां को यहाँ पर स्टैब्लिश करती हैं, तो वही निवेश करते हैं पैसे को। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। विकासशील एशियाई क्षेत्र में भारत सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला शीर्ष 5 देशों में शामिल है। अगर बात करें वर्ष 2018 की, तो भारत को यहाँ पर 42 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ था। तब भारत जो है एफडीआई पाने वाले शीर्ष 20 देशों में 12वें स्थान पर था, अब आ गया 9वें स्थान पर। विश्व निवेश रिपोर्ट का यह 30वां संस्करण है, याद रखना। और अगर बात करें 2019 में शीर्ष एफडीआई अंतर्प्रवाह यानी इनफ्लोज वाले देश कौन से हैं, तो नंबर 1 पर है यूएसए, यानी सबसे ज़्यादा जो है निवेश यूएसए में हुआ है। दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर है सिंगापुर। अगर बात करें भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश ने किया है, तो भारत में सबसे ज़्यादा निवेश जो है सिंगापुर के द्वारा किया गया है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत हुई है? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत हुई है बिहार राज्य से। बिहार का जो खगड़िया जिला है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। ये देखो ये बिहार का मैप, बिहार का राजधानी यहाँ पर आपको पटना मिलेगा, यहाँ है पटना। खगड़िया देखो यहाँ पर है खगड़िया। और पूर्णिया जिला काफ़ी न्यूज में था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जो है बॉलीवुड एक्टर जिन्होंने सुसाइड कर लिया हाल ही में, तो वो पूर्णिया से ही बिलोंग करते थे, याद रखना। मधुबनी पेंटिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। चलो आगे देखते हैं डिटेल्स। तो भारत सरकार द्वारा बिहार के खगड़िया जिले से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा। यह एक विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना है जो वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने का काम करेगी। इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के 116 जिलों के गाँव में कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार 6 राज्य हैं ये। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथे युवा एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर युवा लगाना मैं भूल गया। तो चौथा युवा एशियाई पैरा गेम्स 2021 की बात हो रही है, कौन से देश इसकी मेजबानी करेगा? तो बहरीन के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। यहाँ पर देखो ये हमारी पैरा एथलीट हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, दीपा मलिक जी। दीपा मलिक को आपको पता हुआ 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था बजरंग पुनिया के साथ। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है दीपा मलिक जी ने। यहाँ पर देखो एशियाई युवा पैरा गेम्स का चौथा संस्करण की हम बात कर रहे हैं, तो इसका आयोजन जो है बहरीन में होगा। कब आयोजित होगा? तो दिसंबर जो महीना होगा 2021 का, उसमें आयोजित होगा ये खेल। यहाँ पे लगभग 9 खेले जाएंगे, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्किया, गोल बॉल, पैरा ताइक्वांडो, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल। इस खेल में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 एथलीट्स भाग लेंगे। और चौथा एशियाई पैरा खेलों का आयोजन जो है 9 से 15 अक्टूबर 2022 तक चीन के हांगझाओ में होगा, याद रखना। देखो यहाँ पर युवा पैरा जो गेम्स है उसकी बात हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें मेन इवेंट जो एशियाई पैरा खेलों का होगा वो कहाँ पर होगा? चीन के हांगझाओ शहर में। कब से कब तक? 9 से 15 अक्टूबर 2022 में। आगे देखते हैं। बहरीन की लोकेशन देख लो, हमारा प्यारा भारत। यहाँ से पश्चिम में आओगे तो यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ में बहरीन जो है छोटा सा द्वीपीय देश मिलेगा। इसकी राजधानी मनामा है, मुद्रा है बहरीनी दिनार। राजा यहाँ के सलमान बिन हमद अल खलीफा और प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। देखो आज मैं थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो जो तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो 2-3 बार मैंने रिकॉर्ड किया, आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुआ। चलो देखते हैं लोकेशन। यहाँ पर देखो ये पर्शियन गल्फ
यहाँ पर कतर है, यहाँ पर देखो बहरीन छोटा सा देश है, द्वीपीय देश, इसकी राजधानी है मनामा। यहाँ पर देखो सऊदी अरबिया, यहाँ पर यूएई है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के द्वारा 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया? तो 8 जून को मास्क दिवस के रूप में किसने मनाया, कौन से राज्य ने? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। डिटेल्स देखते हैं। कर्नाटक सरकार कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मास्क, सैनिटाइजर और हाथों को साबुन से धोने, सामाजिक दूरी को बनाने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 18 जून को राज्य में मास्क दिवस मनाया है। मुख्यमंत्री जो है कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा जी, उन्होंने मास्क दिवस के आयोजन की घोषणा की थी एंड उन्होंने कहा था कि सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो मास्क नहीं पहनेंगे और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करेंगे, और ऐसा जो नहीं करेंगे उन पे 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और ये नियम जो है पूरे राज्य में लागू किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता चल गया, बीएस येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजूभाई वाला, याद रखना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है 1939 से 1945 तक चला था, तो उसी के उपलक्ष्य में 75वां विजय दिवस परेड मनाया जा रहा है। ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है रूस के मॉस्को में आयोजित किया जाएगा। रूस की राजधानी आपको पता होगा मॉस्को है, करेंसी है रूबल, और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। जो रूस के जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल जो है 6 साल के लिए होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल के लिए होता है। हमारे भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। डिटेल्स देखो। भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेगा। अपनी तीनों सेनाओं को जो सैन्य दल है उसको रूस के मॉस्को में भेजेगा भारत यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया ये। क्यों जाएगा भारत यहाँ पर? क्योंकि जो रूस के जो रक्षा मंत्री हैं, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, रक्षा मंत्री जो हैं, उन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया है। मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में अन्य देशों के सैन्य दलों के भी भाग लेने की उम्मीद है। वीरता और बलिदानों का सम्मान करने के लिए रूस और अन्य मैत्रीपूर्ण लोगों द्वारा मॉस्को में एक सैन्य परेड आयोजित किया जाएगा। जो भी हमारे 3 सेनाएं हैं, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इन तीनों सेनाओं के प्रमुख का नाम लिखिए। काफ़ी इजी है, आपको पता ही होगा, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो बीसीसीआई के जो लोकपाल है उनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है डीके जैन, याद रखना। यहाँ पे आप उनकी तस्वीर देखो। डिटेल्स देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे डीके जैन, उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के में बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल यानी एथिक्स ऑफिसर और ऑम्बुड्समैन के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जैन को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में बीसीसीआई के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया था। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन थे, तो उनका नाम क्या है? डीके जैन। अगर आपसे कोई ये पूछते कि भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं, तो भारत के पहले लोकपाल बने पिनाकी चंद्र घोष, याद रखना। और डीके जैन का जो कार्यकाल है इस साल 19 फरवरी को समाप्त हो गया था, लेकिन इनका जो है अनुबंध रिन्यू कर दिया गया है, यानी अब 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। आगे देखते हैं बीसीसीआई के बारे में। पूरा नाम है बीसीसीआई का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुआ था 1928 में। मुख्यालय महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में। अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। सीईओ है राहुल जौहरी। सेक्रेटरी अमित शाह के पुत्र जय शाह। पुरुष कोच हैं रवि शास्त्री। महिला कोच है डब्ल्यू रमन। अब कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं फटाफट। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत यहाँ पे 43वें स्थान पर है। टॉप किया है सिंगापुर ने। भारत किस देश के साथ मिलकर चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन की तैयारी कर रहा है? तो भारत जो है इस मिशन की तैयारी जापान के साथ मिलकर कर रहा है। किस राज्य में सीजोथोरैक्स सिकुसुरुमेंसिस नामक मछली की नई प्रजाति का पता चला है? तो ये पता चला अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। हाल ही में बीआरओ ने किस राज्य में त्वांगचू और सूखा नामक ब्रिज का निर्माण किया है? तो ये दोनों ब्रिज जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। हाल ही में शारजा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर हैं शखरियार मामेदिरोव, याद रखना। अजरबैजान की राजधानी मैंने आपसे कल पूछी थी, तो अजरबैजान जो इसकी राजधानी है बाकू, याद रखना। अगला प्रश्न। किस देश के प्रधानमंत्री मुखमदकली अबिलागजियोव का जो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री थे, याद रखना। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय राजा पर्व मनाया गया है? तो उड़ीसा राज्य में ये पर्व मनाया गया है। अब आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न आ गया। आपके लिए 2 प्रश्न है। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न। इनमें से किस देश के साथ सिक्किम राज्य की सीमा लगती है? तो ऑप्शन है नेपाल, भूटान, चीन, या उपयुक्त सभी। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का जो अस्थायी सदस्य बना है हमारा भारत 8वीं बार 2 साल के लिए, इस पर हम आपके लिए स्पेशल वीडियो अपलोड करेंगे आज, तो उसे आप जरूर देखिए। उसमें बिल्कुल डिटेल्स के साथ आपको समझाया जाएगा। तो यहीं पे लेक्चर पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।